हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 का एसएसटी का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 राइट्स ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस पे हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम कवर करने वाले। और आप बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर भी आपका रिकॉल हो जाएगा। और ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि जब आपके एमसीक्यूज सही होते हैं तो पूरे नंबर मिल जाते हैं आपको। तो आपकी जो मार्क्स परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसको करने से पहले आपको क्या करना है बेटा, जरा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग मेरे साथ में। हाँ जी, आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। आप वीडियो को पोस्ट करेंगे जब मैं आपको क्वेश्चन, आपने उसका आंसर देना है बेटे। और जब मैं आपको आंसर दिखाऊंगा तो उससे आपको चेक करना है। अगर आपका आंसर सही है तो वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। आपने अपने आप को 1 मार्क देना है, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आप अपने मार्क्स लिख सको। अगर आपका आंसर गलत भी हो जाए तो बेटा चिंता मत करना, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया प्रैक्टिस कर रहे हो और कुछ नई इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो। तो आइदर यू विन और यू लर्न, या तो आप जीतोगे या कुछ ना कुछ नया सीखोगे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जब ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपने अपने मार्क्स को जो है कमेंट सेक्शन में डालना है बेटा। और अगर आपके मार्क्स 20 से 25 के बीच में आ रहे हैं तो वेल डन, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, कीप इट अप, बहुत बढ़िया जा रहे हो बेटा। अगर आपके आंसर 15 से 20 में सही हो रहे हैं तो आपको रिवीजन की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके मार्क्स 15 से नीचे आ रहे हैं बेटा तो हाई अलर्ट है। फिर आपको आपके नोट्स, आपको बुक्स को थॉरली रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और इस वीडियो को 2-3 बार आपको सुनना पड़ेगा ताकि आपके जो आंसर गलत हो रहे हैं वो आप उनको सही कर सको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केवर अमंग दी फॉलोइंग। He was an Italian statesman. बताइए करेक्ट है कि इनकरेक्ट? दिस इज करेक्ट। He spoke French much better than Italian. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। He was a tactful diplomat. ये भी बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है। He belonged to a royal family. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम कोर्स पर जाते हैं, क्या दे रखे हैं। हमारा फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स वर मेनली ड्रिवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815? तो इसमें ऑप्शन है कंजर्वेटिव, लिबरल, फेडरल और फ्यूडल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ, लॉक कर दूं? ओके, कंजर्वेटिव बिल्कुल सही आंसर बेटा, वेरी गुड। तीसरे पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। बताओ जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉक कर दो बेटा। फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, इट वाज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। परफेक्ट, वाओ, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो बेटा। नेक्स्ट पर आते हैं बेटे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815? ठीक है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज आपको बतानी कौन कौन सी थी जिन्होंने मिलकर के नेपोलियन को डिफीट किया था 1815 में। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया। सेकंड ऑप्शन है ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया, ऑस्ट्रेलिया। थर्ड ऑप्शन है ब्रिटेन, रशिया, नीदरलैंड एंड जर्मनी। और चौथी ऑप्शन है ब्रिटेन, लग्जमबर्ग, जर्मनी एंड इटली। करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सोच लो दोबारा से एक बारी। पक्का? लॉक कर दूं? कर दूं? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट्स डिड द न्यू जर्मनी प्लेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस? सबसे ज्यादा एम्फेसिस किस पर किया था? करेंसी पर किया था? यस सर, किया था। बैंकिंग पे भी? यस सर। लीगल सिस्टम पर? यस सर। डेमोग्राफी पे नहीं किया बेटा फोकस, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस जर्मनी का वो किस पर है? करेंसी, बैंकिंग एंड लीगल सिस्टम पर। चलो अब आंसर देखते हैं नीचे कौन सा है। आपका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लॉक कर दिया बेटा? चलो वेरी गुड। अभी तक कितने नंबर आ गए आपके? 5 आउट ऑफ 5 आ गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और चेक करते हैं आंसर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज did the first liberalist nationalist upheaval
टेक प्लेस इन जुलाई 1830। ठीक है, तो कौन सी थी वो? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और इटली। किस पे लॉक करूं बेटा? नहीं नहीं, मम्मी पापा से नहीं पूछना, किसी और से नहीं पूछना, आपने बताना है, जल्दी बताओ। मोबाइल चेक नहीं करना, अभी आपको खुद बताना है। हाँ पता, मोबाइल में फटाफट आंसर देख रही हो कि आप क्या होना चाहिए, नहीं, आपको खुद बताना है। लेट इट बी रॉन्ग, गलत होता है कोई बात नहीं। हाँ, द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। वेरी गुड। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी के यूनिफिकेशन में आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है? ऑप्शन वन, यानी ऑप्शन ए ऑटो वॉन बिस्मार्क, ऑप्शन बी विलियम वन, ऑप्शन सी फ्रेडरिक थर्ड, और ऑप्शन डी विलियम सेकंड। करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी बताओ। लिख लिया? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑटो वन बिस्मार्क। नेक्स्ट पर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? किंग ऑफ यूनाइटेड इटली किसको कहा जाता है बेटा? ऑप्शन ए चार्ल्स वन, ऑप्शन बी विक्टर एम्यूनल सेकेंड, ऑप्शन सी गिसिपी गारिबाल्डी, और ऑप्शन डी बिस्मार्क। और इसका जो करेक्ट आंसर है आपका है वो है विक्टर एम्यूनल सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड। नोट कर रहे हो ना मार्क्स अपने पास कॉपी में? लिख लेना बेटा। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्ने? ऑप्शन ए गिसिपी गारिबाल्डी, ऑप्शन बी गिसिपी मजानी, और ऑप्शन सी काउंट केवियर, और ऑप्शन डी ऑटो वॉन बिस्मार्क। करेक्ट आंसर है इसका बेटा क्या? गिसिपी गारिबाल्डी नहीं, गिसिपी मजानी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Who among the following had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic during 1830? अब इसमें भी चार ऑप्शन आपके पास, विक्टर एम्यूनल वन, विक्टर एम्यूनल टू, काउंट केवियर और गिसेपी मजीनी। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी गिसेपी मजीनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। द नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड जिसको बोलते हैं, वाज इंट्रोड्यूस इन 1804। दिस इज करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। द 1830 वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, भी करेक्ट है। ठीक है, काउंट कैमिलो डे केवेर वाज सेंट्रल फिगर इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये इनकरेक्ट है। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place. This is again correct. Okay? तो यहाँ पर जो हमारे पास में ने पूछा इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। Who among the following remarked when France sneezes? ये किसने रिमार्क किया था? When France sneezes, the rest of Europe catches cold. अगर फ्रांस को छींक आ जाए तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। ये स्टेटमेंट रिमार्क किसने दिया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लॉर्ड बायरन, मेटरनिक, जोहान हर्डर और नेपोलियन। आंसर मालूम है आपको? आओ, पक्का लॉक कर दो बेटा। ऑप्शन बी मेटरनिक, बिल्कुल सही कहा आपने, वाह बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where was the first appeal took place in July 1830? It was Italy, France, Germany or Greece? The correct answer is France. Which one of the following is not true about female allegory of France? आपको बताना है क्या ट्रू नहीं है। ठीक है, She was named Marianne. This is true, ये तो सही है। आपको बताना है क्या नॉट ट्रू। ठीक है, She took part in French Revolution. नहीं, ये ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट। अगला भी चेक कर लेते हैं एक बारी। She was a symbol of national unity. This is true. Her image were marked on coins and stamps. This is again true. और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। When was the first clear expression of nationalism noticed in Europe?
ईयर बताना है 1787, 1759, 1789 और 1769। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? 1789। Which one of the following Italian states was ruled by an Italian princely house? Option A People's State, option B Lombardy, option C Venetia और ऑप्शन डी सार्दिनिया पिडमोंट। तो करेक्ट आंसर क्या है यहां पर बेटा? लोम्बार्डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। ओमर वांटेड टू लर्न मोर अबाउट द ऑटोमन एम्पायर। ओके जी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज ही शुड विजिट? उसको कहा जाना चाहिए था? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और स्विट्जरलैंड। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें? जल्दी बताओ। फ्रांस है, ऑस्ट्रिया नहीं सर, स्विट्जरलैंड सर लग तो रहा है नहीं जी, और करेक्ट आंसर क्या है? बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। थ्रू आर रिटर्न ऑफ मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles called the Napoleonic Code in order to make the whole system more rational and efficient. How did the Napoleonic Code introduced by Napoleon contribute to legal and social changes in the regions under French control? ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हमें? Inequity before the law and the maintenance of birth-based privileges. Option B, introduction of guild restriction in towns. देखो क्वेश्चन यहां पर है आपका, ये ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन है हाउ डिड नेपोलियनिक कोड introduced by Napoleon contribute to legal and social changes in the region under French Revolution? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा रोल किसका था? Inequity before the law and maintenance of birth-based privileges, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस इन टाउन्स, और तीसरा अबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और चौथा है प्रमोशन ऑफ फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू द फ्रेंच आर्मी। हाँ जी, कौन सा आंसर आपको करेक्ट लग रहा है बेटा? द करेक्ट आंसर यहां पर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। It contributed to legal and social changes in the regions under French control. That is abolishment of feudal systems and establishment of equality before the law. Next question पर आते हैं। Arrange the following in correct sequence. Sequence में आपको बताना है, आपके पास चार ऑप्शन है। Treaty of Vienna, Napoleonic Wars begin, Unification of Italy Courts and French Revolution. सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिर दूसरे नंबर पर आपका आएगा नेपोलियनिक वॉर बिगिंस, और तीसरे नंबर पर आएगा आपका ट्रीटी ऑफ वियना, और चौथे नंबर पर आएगा आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली कोड्स। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। फोर्थ, सेकंड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। What impact did the storming of the Bastille by the French have on Europe? Impact बता रहे हैं आपको बेटा। People across Europe got inspired to fight against the rule of the monarch. Option A. Option B में made monarchs from different parts of Europe abdicate from the throne, और ऑप्शन सी inspired nations across Europe to colonize other countries of the world, और ऑप्शन डी है आपका पीपल इन यूरोप स्टार्टेड टू फियर द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन सा था बेटा? स्टॉर्मिंग इंपैक्ट कौन सा था? ऑप्शन ए, दैट वाज द स्टॉर्मिंग इंपैक्ट। पीपल अक्रॉस यूरोप गॉट इंस्पायर्ड टू फाइट अगेंस्ट द रूल ऑफ द मोनार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। रीड द फैक्ट्स रिगार्डिंग द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स इन यूरोप ड्यूरिंग 1848। ठीक है, और आपको बताना है कि नीचे ऑप्शन में दे रखा है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है, एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क, ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? ये करेक्ट है बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल मेल
suffrage had been proclaimed. This is again correct. फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वर गिवन, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं दिए गए थे, ये इनकरेक्ट है। चौथा फ्रीडम ऑफ द प्रेस हैड बीन आस्क्ड फॉर कोर्ट्स, यस ये भी करेक्ट। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट होगी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, Which country became full-fledged territorial state in Europe in the year 1789? कौन सी कंट्री थी जो पूरी टेरिटोरियल स्टेट में कवर्ड हो गई थी? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन। द करेक्ट आंसर हियर इज फ्रांस। वेल डन, बहुत बढ़िया जा रहे हो बेटा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What measures and practices were introduced by the French revolutionaries to foster a sense of collective identity among the French people during the French Revolution? और यहाँ पर भी आपको बताना है, देखो करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। प्रमोशन ऑफ रीजनल डायलेक्ट्स, नहीं, दिस इज इनकरेक्ट। अडॉप्शन ऑफ द ट्राई कलर एज ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अबॉलिशन ऑफ द एस्टेट्स जनरल, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। और ऑप्शन डी है प्रमोशन ऑफ ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये करेक्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन सी हो गई, एक तो सेकंड और एक हमारी हो गई फोर्थ। तो जरा ऑप्शन में देखते हैं सेकंड एंड फोर्थ, तो ये हो गया ऑप्शन सी, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes led to the which of the competency-based following? Option A, the strengthening of multinational dynastic empires. The end result of these changes led to which competency-based? अच्छा, ये आपको बताना है। The strengthening of multinational dynastic empires. Option B, the continuation of decentralized power within the modern state. Option C, the establishment of a nation state replacing the dynastic empires. और option D में आ रहा है बेटा the decline of the concept and practices of a modern state. तो करेक्ट आंसर क्या है इसके अंदर में, बी? नहीं बेटा, बी नहीं होगा, आंसर है सी, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नेशन स्टेट रिप्लेसिंग द डायनेस्टिक एम्पायर। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। हाँ जी, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में इसको फिर से रिप्लेस करना है। बेस्ड ऑन द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स इन द 19th century यूरोप, द डेवलपमेंट ऑफ concept and practices of modern state, the emergence of the nation state in place of multinational dynastic empires. Third, the majority of citizens developing a sense of common identity and shared history. Fourth, the forging of commonness through struggles and actions of the leaders and the common people. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको क्या करना है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। सेकेंड नंबर पर आएगा हमारा दिस वन, द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट। थर्ड नंबर पर आएगा द फोर्जिंग ऑफ कॉमननेस थ्रू द स्ट्रगल्स एंड एक्शंस ऑफ द लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। और चौथे नंबर पर आएगा हमारा द मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स डेवलपिंग ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, पहले आएगा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए। तो आपने क्या करना है बेटे, अपने मार्क्स को मेंशन करना है, जो भी आपके नंबर है, चाहे वो 17 है, 18 है, 20 है, 25 है, बेटा वो मेंशन करना है। और अगर आपके नंबर कम है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, शेयरिंग करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।